मित्रों, प्रज्ञा प्रवाह चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। निबंध की श्रृंखला चल रही है। इसमें विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा, प्रतियोगियों द्वारा यह मांग की गई थी कि आपदा प्रबंधन पर एक वीडियो आ जाए। उसी क्रम में जो पीसीएस मुख्य परीक्षा में पूछा गया निबंध का प्रश्न है, अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक और राजनीतिक भूमिका, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के पूर्व यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह निबंध का प्रश्न है, भूगोल का प्रश्न नहीं है, जीएस का प्रश्न नहीं है। इसलिए इसमें प्रस्तुतिकरण निबंध के अनुरूप ही होगा। जैसा कि हमने अपने सबसे पहले के निबंध में यह चर्चा की थी कि जो निबंध का मानक है वह उद्धरण, उसकी प्रवाहमयता और अंततः सकारात्मक उपसंहार के द्वारा होना चाहिए। यह संघ लोक सेवा आयोग की और राज्य लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं की मांग होती है, उसका मानक होता है, उसकी क्राइटेरिया होती है। तो अब हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक प्राकृतिक आपदा से संबंधित है, तो हमें इसमें यह देखना होगा कि क्या इससे संबंधित कोई कविता या कोई उद्धरण है। तो मैंने जयशंकर प्रसाद की कविता है जो बिल्कुल प्राकृतिक आपदा की झांकी खोल देती है या आपदा की झांकी खोल देती है, उसको मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्व वन की ब्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपशी मत वाली, अरि आंधियों ओ बिजली की, दिवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। अब इसमें ओ चिंता की पहली रेखा, प्राकृतिक आपदा का सबसे जो पहला चरण होता है वह उसके नाम से ही, आपदा शब्द से ही चिंता शब्द आ जाता है। और जब रहती है तो चिंता रहती है, चली जाती है तो भी चिंता रहती है, और पुनः फिर से ना आए इस बात की भी चिंता रहती है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक आपदा एक प्रकार से चिंता का एक चक्र भी होता है। उसी को यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्व वन की ब्याली, विश्ववन अर्थात जंगल में लगी हुई आग। अभी आप देखे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी हुई आग से, अमेजन में जो वन में जो आग लगी उससे लाखों जानवर नष्ट हो गए, करोड़ों वनस्पतियां स्वाहा हो गई। तो विश्व वन की ब्याली, उसी जंगल की आग की ओर इंगित करते हुए प्रसाद जी कहते हैं अरि विश्व वन की ब्याली। यह आपदा जंगल की आग के रूप में, ब्याली आग के रूप में प्रकट होती है, और ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, और कभी कभी यह ज्वालामुखी के विस्फोट के रूप में भीषण, भीषण शब्द यहाँ पर बहुत ही महत्व का है, जो बताता है कि इसकी भयावहता कितनी है। प्रथम कंप मत वाली, प्रथम कंप यहाँ पर भूकंप की ओर इंगित कर रहा है कि जिस प्रकार से भूकंप आता, मत वाला जैसे कोई व्यक्ति झूमते हुए चलता है, तो इस प्रकार से भूकंप या जो आपदा है भूकंप के रूप में, मतवाली रूप में चलती है, अर्थात झूमती हुई चलती है, और इतना झूमती है कि पूरी धरती कांप जाती है। अरि आंधियों ओ बिजली की, आंधी अर्थात तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, दिवा रात्रि तेरा नर्तन, और यह जो आपदा का क्रम है, आपदा का चक्र है, यह हमेशा चलता रहता है। उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। यह पंक्ति बहुत अधिक संबंधित नहीं है, लेकिन तेरा प्रत्यावर्तन का अभिप्राय, यह आपदाएं बार बार आती हैं, उसी प्रत्यावर्तन को, उसी दुष्चक्र को यहाँ पर इंगित किया गया है। तो इस रूप में यह जो कविता है यह बहुत ही प्रासंगिक है। प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में, प्राकृतिक आपदा का कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी निबंध आता है, तो इसमें इस कविता को रामबाण के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। यह अचूक अस्त्र है प्राकृतिक आपदा के संबंध में। अब सीधे आते हैं कि आपदा क्या होती है। आपदा का अभिप्राय उस ऐसी स्थिति से है जिसमें जन धन का व्यापक विनाश होता है, जीव जंतु नष्ट होते हैं, और मानवीय नियंत्रण में वह नहीं रहती, अर्थात कंट्रोलिंग स्थिति में नहीं रहती है। इसलिए इसकी भयावहता होती है। आप राजनीति के क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति देखें, वहाँ पर सारे मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो प्राकृतिक आपातकाल आता है
या आपदा का काल आता है, इस काल में हमारे सारे अधिकार, हमारी सारी सुविधाएं, हमारे सारे उपभोग की वस्तुएं, हमारा पूरा का पूरा जो जीवन का चक्र है, जीवन दिनचर्या है, वह सारी की सारी छीन ली जाती है। यह आपदा की भयावता है। अर्थात आपदा में हमें यह देखना है कि यह अप्रत्याशित होती है, जैसा कि आपके निबंध में है। पहले से पता नहीं रहता कि आने ही वाली है। हालांकि अब तमाम ढेर सारे वैज्ञानिक यंत्र आ रहे हैं जिनसे इनका पूर्वानुमान करने की बात की जा रही है, फोरकास्ट हो सकता है, इस पर चर्चा चल रही है, तमाम क्षेत्रों में सफल भी हो रहे हैं। और दूसरा, व्यापक हानि, जन की हानि, धन की हानि। अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों को उदाहरण लें, वहाँ पर पूरा जंगल स्वाहा हो गया, जानवर मर गए, और उसके साथ साथ जो वहाँ का वातावरण दूषित हुआ आग के कारण, वह अमेजन जो है फेफड़ा कहा जाता था धरती का, धरती के फेफड़े में एक तरह से चोट पहुँची है। इस प्रकार से प्राकृतिक आपदा एक सामूहिक विनाश का कारण बनती है। सामूहिकता इसका मुख्य लक्षण होता है। एक आपकी व्यक्तिगत आपदा हो सकती है जिसमें आपका घर नष्ट हो जाए, आप बीमार हो जाएं, या आपके साथ दिक्कत हो जाए, लेकिन जो आपदा होती है यह आपदा वैयक्तिक ना होकर के सामूहिक होती है, और इसमें न केवल मानव बल्कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पूरा का पूरा जो हमारा वातावरण है वह प्रभावित होता है। अब हम देखें कि इस आपदा के कितने रूप हो सकते हैं। तो इस आपदा के दो रूप हैं, एक है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। प्रकृति में हम जो भी चीज़ देखते हैं, हम जहाँ खड़े हैं, थल, जल, उसके बाद हम श्वास ले रहे हैं, वायु, आकाश, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं यह आपदा से किस रूप में प्रभावित होते हैं। हम पहले के निबंधों में भी स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी तथ्य को रखने के लिए हमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती। हम जहाँ हैं वहीं ढेर सारे उदाहरण हमको मिल जाते हैं। अब जैसे जल में देखें, बाढ़ आती है, सुनामी है। थल में स्थल भाग जो है भूकंप आता है, भूस्खलन होता है। वायु है, वायु में चक्रवात होता है। और उसके बाद जो आकाश है, आकाश में ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बनती है, और उसमें जो ओजोन क्षरण है समतापमंडल में वो होती है। ये कहा जाता है कि जो हमारा शरीर है या हमारा पूरा वातावरण है, इसके संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई उद्धृत की है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो छित जल पावक गगन समीरा, ये जितने भी सारे के सारे तत्व हैं, ये सारे के सारे तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। और जब इन तत्वों पर विनाशक प्रभाव पड़ता है तो वह विशेष क्षेत्र आपदा से ग्रस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जल, थल, वायु, आकाश ये हैं। फिर मानवीय, जो मानव द्वारा उत्पन्न आपदाएं हैं, जैसे उसमें आतंकवाद है, आप उसामा बिन लादेन का ले सकते हैं उदाहरण, या और ढेर सारी आतंकवादी, IS है, इस्लामिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है। परमाणु विस्फोट, अभी आप देखें कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी। फिर विश्व युद्ध, हिटलर ने करोड़ों लोगों की हत्या करवा दी, लाखों लोग मर गए। तो इस रूप में फिर उसके बाद आप भोपाल गैस त्रासदी का उदाहरण दे सकते हैं। यह आपदा के विभिन्न स्वरूप हैं जिसमें सीधे सीधे मानव का हस्तक्षेप होता है। अभी जो रिसेंट उदाहरण है, रिसेंट एग्जाम्पल है, वह कोरोना महामारी का है, जिसने पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया है। और जैसा कि लॉकडाउन लागू किया गया था, तो लॉकडाउन तो एक, आप निकल नहीं सकते हैं, घर में रहें। दूसरा, लॉकडाउन यह भी बताता है आपदा के संदर्भ में, वस्तुतः कोई भी आपदा अपने आप में लॉकडाउन हो जाती है। अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ की स्थिति भी एक तरह से प्राकृतिक लॉकडाउन है, सुनामी की स्थिति प्राकृतिक लॉकडाउन है, सूखा की स्थिति प्राकृतिक लॉकडाउन है, भूकंप की स्थिति प्राकृतिक लॉकडाउन है। तो इस रूप में हर आपदा अपने साथ एक लॉकडाउन लेकर के आती है। और यहाँ पर चूँकि कोरोना महामारी एक संक्रामक महामारी थी, एक दूसरे के संपर्क से फैलती है, इसलिए यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति बनी थी। और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व का जन समुदाय, पूरे विश्व का व्यापार इससे प्रभावित हुआ। आप देखेंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर थी वह -22 की स्थिति में पहुंच गई। और न केवल यह भारतीय अर्थव्यवस्था की बात है, बल्कि विश्व के समस्त विकसित देशों की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही रही है। तो यह आपदा का जो स्वरूप है दो रूपों में है, एक है प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। हमने इन दो आपदाओं के स्वरूप पर चर्चा कर ली। अब
इनके जो भिन्न भिन्न प्रासंगिक उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के द्वारा आप अपने निबंध को पुष्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जैसे बाढ़ का उदाहरण दे सकते हैं, केरल में बाढ़ आई, मुंबई में बाढ़ आई। सूखे का उदाहरण दे सकते हैं कि सूखा ग्रस्त रहा, उसी से फिर किस प्रकार से जो फसल हैं वो तबाह होती हैं। जब फसल तबाह होंगी तो फिर खाद्यान्न नहीं मिलेगा, खाद्यान्न नहीं मिलेगा तो भुखमरी की स्थिति होगी, भुखमरी की स्थिति एक प्रकार से तमाम प्रकार के सामाजिक विद्रूपताओं का कारण बनती है, सामाजिक अपराधों का कारण बनती है, सामाजिक विसंगतियों का कारण बनती है। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक आपदा है वह मानवीय आपदा का भी कारण बनती है और मानवीय और प्राकृतिक आपदा का दुष्चक्र जो है वो चल निकलता है। तो इस प्रकार से जो आपदा की स्थिति है वह इस रूप में भयावह होती है। अब हमारा जो निबंध का दूसरा भाग है कि सामाजिक और राजनीतिक भूमिका। आपदा आ गई, हम इसको नहीं रोक सकते, लेकिन आपदा आने के पश्चात हम उससे किस प्रकार से बच सकते हैं, किस प्रकार से उसको नियंत्रित कर सकते हैं, यहीं पर समाज और राजनीति की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। तो इस रूप में हम देखेंगे कि समाज के जितने भी चरण हैं, समाज की जितनी भी श्रेणियाँ, जितने भी वर्ग हैं, युवा वर्ग है, मध्यम वर्ग है, युवा वर्ग है, किशोर वर्ग है, वृद्ध वर्ग है, महिला है, इनकी क्या भूमिका हो सकती है और इनको कैसे बचाया जा सकता है। दूसरा, समाज के जो अन्य रूप हैं, वैज्ञानिक वर्ग है, विशेषज्ञ वर्ग है, ये किस रूप में, पुलिस बल है, सशस्त्र सेना है, यह इनकी क्या भूमिका हो सकती है आपदा को बचाने के संदर्भ में, इसको हमको देखना है। तो सामुदायिक प्रबंधन है, तो समाज में जितने भी वर्ग हैं, विभिन्न वर्गों की क्या भूमिका हो सकती है। फिर उसके बाद राजनीतिक भूमिका में आप देखिए कि सबसे ऊपर प्रधानमंत्री से लेकर के और सबसे नीचे ग्राम प्रधान तक, मतलब प्रधानमंत्री से लेकर के ग्राम प्रधान तक किस रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, यह हमारी राजनीतिक भूमिका में आता है। तो इस रूप में सबसे ऊपर केंद्र सरकार की भूमिका होती है, फिर राज्य सरकारों की भूमिका होती है, फिर जिला प्रशासन की भूमिका होती है, और जिला प्रशासन में खंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर ये पूरी की पूरी एक श्रृंखला है जिसके द्वारा भूमिका का निर्वहन किया जाता है। अब इनकी भूमिका का निर्वहन कैसे किया जाए, किस रूप में आपदा को प्रबंधित किया जाए, तो इसको प्रबंधित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाएं बनी हैं, विभिन्न अधिनियम बने हैं, अनेक वैज्ञानिक अन्वेषण के द्वारा, इन्वेंशंस के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि किस प्रकार से हम आपदा से बच सकते हैं। भारत में इसके लिए NDMA अर्थात राष्ट्रीय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण बना हुआ है 2005 में। उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 में चलाई गई है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, रेड क्रॉस है, विश्व बैंक है, यूरोपीय संघ है, ये जितने भी संस्थान हैं, यह संस्थान भी आपदा के संदर्भ में उसके प्रबंधन का, उसके नियंत्रण का, उसके नियमन का और तथा आपदा के पश्चात किस प्रकार से पुनर्निर्माण किया जाए, इस पर कार्य करते हैं और इस पर योजना बनाए हैं। इस पर इन्होंने स्टैंडर्ड निर्धारित किए हैं, मानक निर्धारित किए हैं, उसी मानकों के अनुरूप आपदा का प्रबंधन किया जाना है। तो अब इसके लिए क्या क्या किया गया, आप चाहे आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न हो अथवा निबंध का प्रश्न हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ह्यूगो फ्रेमवर्क एक्शन और सेंदाई फ्रेमवर्क। ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। ह्यूगो कहाँ का शहर है? जापान का। जापान आपदा प्रबंधन की दृष्टि से विश्व का सबसे सटीक उदाहरण है। हर क्षण वहाँ पर भूकंप आता है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, सुनामी की हमेशा आशंका बनी रहती है, अग्निवलय पेटी में आता है, ज्वालामुखी की स्थिति रहती है। उसके बावजूद वह देश विश्व की सशक्त अर्थव्यवस्था में है, विश्व की महाशक्तियों में शामिल है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ का आपदा प्रबंधन का मैकेनिज्म,
इतना स्ट्रांग है, इतना प्रबल है कि वह आपदाओं को आने तो देता है, लेकिन आपदाओं पर नियमन कैसे करना है यह जापान पूरे विश्व को सिखाता है। जापान इसकी सीख देता है और बताता है कि आपदा किस रूप में निरर्थक हो जाती हैं। तो इस रूप में ह्यूगो फ्रेमवर्क किया गया, ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन जापान के शहर में। फिर जापान में ही सेंदई फ्रेमवर्क 2015, यहाँ पर भी आपदा को किस प्रकार से प्रबंधित किया जाए इसके मानक तय किए गए हैं। इन मानकों के अनुरूप प्रबंधन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहला चरण क्या है? आपदा आती है तो हमको उसको समझना, जोखिम को समझना, टू नो, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिजास्टर। इसको जब हम समझ लेंगे तो उसी के अनुसार प्रबंधन करेंगे। बाढ़ का प्रबंधन दूसरे रूप में होता है, सूखा बाढ़ का विलोम है तो इसका ठीक दूसरा प्रबंधन होगा, सुनामी है दूसरा प्रबंधन होगा, भूकंप है दूसरा प्रबंधन होगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आपदा क्या है। ठीक इसी, अगर आप अपने उदाहरण से देखें तो अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो हमको समझना होगा कि निबंध का टॉपिक क्या है, निबंध का प्रश्न क्या है, उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, हमको जोखिम को समझना होगा। समझने के बाद फिर नियंत्रण को मजबूती, हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं आपदा को, इसके लिए हमें अपने मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना होगा, रोकना होगा, मजबूत करना होगा। फिर प्रतिरोध में निवेश बहुत बड़ी, इन्वेस्टमेंट इन कंट्रोलिंग डिजास्टर। अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो यह संभव, आपदा का प्रबंधन करना संभव नहीं है। आप देखिए कि 2001 में जो सुनामी आई थी उससे करोड़ों लोग मर गए। तूफान आया था, चक्रवात आया, उससे लाखों लोगों की क्षति हुई, लाखों लोग जान माल का नुकसान हुआ। लेकिन अभी 2019 में जो फेनी तूफान आया, उस तूफान से 1000 से भी कम संख्या में लोग हताहत हुए। उसका मुख्य कारण यही था कि हमने प्रतिरोध में निवेश किया, वहाँ पर पूर्व सूचना प्रणाली स्थापित की और पहले से ही इस प्रकार से प्रबंधन किया कि अगर यह आती है तो किस प्रकार से रोकना है। सामुदायिक स्तर पर प्रबंधन किया गया, जिले के स्तर पर प्रबंधन किया गया, राज्य के स्तर पर प्रबंधन किया गया और केंद्र के स्तर पर प्रबंधन किया गया, वैज्ञानिक स्तर पर प्रबंधन किया गया। तो इन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। और उसके पश्चात आपदा आ ही गई तो अब आपदा पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? हाय 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 आ गई, अब नष्ट हो गएंगे, मर जाएंगे, नहीं बचेंगे। अगर हमारी केवल इतनी प्रतिक्रिया है तो यह प्रतिक्रिया निश्चित रूप से हमको नष्ट कर देगी। लेकिन अगर हम एक योद्धा की तरह आपदा के सामने खड़े होते हैं, जिस प्रकार से एक बूंद बूंद बड़ी सुनामी के रूप में बदल जाती है, वैसे हमारा छोटा छोटा साहस उस सुनामी को दबा सकता है। इसको दबाने के लिए जो प्रयास होते हैं वही प्रयास प्रतिक्रिया या क्षमता का विकास है। वह क्षमता का विकास व्यक्ति से शुरू होकर के राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाता है, राष्ट्रीय संस्थानों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तक जाता है और उसी के बाद फिर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है। सपोज करिए कि बाढ़ आ गई तो बाढ़ के पश्चात फिर क्या क्या स्थितियां बनती हैं। बाढ़ के पश्चात वहाँ का पानी प्रदूषित हो जाता है, वातावरण प्रदूषित हो जाता है, तो वहाँ पर छिड़काव की आवश्यकता होती है। कीटरोधक जो क्षमताएँ की जो कीटरोधी तत्व हैं उनका पदार्थ उनका छिड़काव किया जाता है। या कोरोना का उदाहरण ले लीजिए, किस प्रकार से प्रबंधन किया गया। कोरोना महामारी आई, बिल्कुल अप्रत्याशित महामारी थी, हम नहीं जानते थे इसके बारे में, लेकिन जैसे जैसे ये किया मास्क आवश्यक है, सामाजिक दूरी आवश्यक है, तो भिन्न भिन्न जैसे आपदा आती है तो उस आपदा से हमको परेशान ना होकर के उसका उपाय खोजना है। आप हिंदी के इंग्लिश के बहुत बड़े उपन्यासकार थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो कहते थे कि जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, वह ईश्वरीय गुण होता है। वस्तुतः प्रबंधन ही वह जो तत्व है जो पशु को मनुष्य से पृथक करता है। मनुष्य प्रबंधन कर लेता है, इसीलिए वह आज आकाश तक की दूरी नाप रहा है, लेकिन पशु प्रबंधन नहीं कर पाते, वो जहाँ थे वहीं हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तो यहाँ तक कहते थे कि जितना ही प्रबंधित होते जाते हैं, हाउ आई एम आई सिस्टमाइज, आई एम गोइंग नियर टू गॉड, उतना ही हम ईश्वरीय होते जाते हैं। आई एम बिकमिंग डिवाइन, उतना ही हमारे अंदर दैवी तत्व आता जाता है। तो वस्तुतः दैवी तत्व
का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि अपने देवता को हम क्या मानते हैं, रक्षक मानते हैं। तो जब हम स्वयं अपनी प्रबंधन के द्वारा अपनी रक्षा करते हैं तो हम एक दैवी तत्व की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो यह जो प्रबंधन का तत्व है यह सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये जो 4 चरण है उसके बाद पश्चात चौथा चरण प्रतिक्रिया और पुनर्निर्माण हो गया। अब इस संदर्भ में हमें यह देखना है कि वाकई में जो प्रश्न पूछा है सामाजिक और राजनीतिक भूमिका, क्या हमारी सामाजिक और राजनीतिक भूमिका उस रूप में पूरी की जाती है? क्या वी आर प्लेइंग द रोल व्हाट द डिजास्टर नीड्स? क्या हम उस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं? निश्चित रूप से उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। तमाम व्यंग्यकार हैं, हरिशंकर परसाई हैं, उन्होंने लिखा है कि जब बाढ़ आती है तो उसमें भ्रष्टाचार की बाढ़ आ जाती है, अकाल आता है तो जो उसमें तंत्र लगा हुआ है उसके लिए उत्सव होता है, उन्होंने अकाल उत्सव लिखा है। और इसी पर आप देखें कि नोबेल प्राइज जो विजेता हैं अमर्त्य सेन, उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक अकाल उतना भयावह नहीं है जितना कि सामाजिक और मानवीय अकाल भयावह है, जितना कि राजनीतिक अकाल भयावह है। अर्थात जो प्रबंधन का तत्व है वह उतना संवेदनशील नहीं होता है। अगर वह संवेदनशील होता है तो देखिए कि जापान जैसा विकसित देश हम बन जाते हैं, और अगर वह असंवेदनशील रहेगा तो हमारी जो आपदा है वह निश्चित रूप से एक भयावह स्थिति ले लेगी। लेकिन अगर प्रबंधन सही है तो आपदा में भी अवसर आ जाता है। और हमें किस प्रकार से प्रबंधन करना पड़ेगा कि किस प्रकार से, जो अमर्त्य सेन ने मानवीय अकाल की बात की है, वो मानवीय अकाल समाप्त हो जाए, उसके लिए पुनः हम जयशंकर प्रसाद की कविता की ओर आते हैं कि हमारी जो भिन्न भिन्न प्रकार का बिखराव है, सामाजिक स्तर का, राजनीतिक स्तर का, तो आपदा में हमको सबको एक होना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा है, शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हैं जो निरुपाय। जब आपदा आती है तो हर तरह लगता है कोई उपाय नहीं है, बिखराव की स्थिति होती है। इसी में वो संदेश देते हैं, शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हैं जो हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। हमारी मानवता प्राकृतिक आपदा पर विजयी होगी जब हम अपने जो शक्ति के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं उनको इकट्ठा करेंगे, पूंजीभूत होंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का एक कारण यह भी बताया जाता है कि वो प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ आई और उसका वो सामना नहीं कर पाए। लेकिन हमारी मानवीय सभ्यता को हमें और आगे ले जाना है। हमारे प्राकृतिक स्तर पर जो भी आपदाएं हैं उनको हमको कंट्रोल करना है, और मानवीय स्तर पर जो चीज़ें होती हैं उनको हमको रोकना है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा है SDG में भी दी गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तय किए गए हैं, सतत विकास लक्ष्य, इसमें भी आपदा प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। और इसको लागू करके, इसको इम्प्लीमेंट करके हम आपदा को प्रबंधित कर सकते हैं। तो इस रूप में हमने इस निबंध में यह चर्चा की कि वस्तुतः प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक आपदा का स्वरूप क्या है, उसको किस प्रकार से रखा जाए, उसके किन कौन कौन से आयाम हैं, और उसका जो समापन है, एक जो प्राकृतिक आपदा वास्तव में भयावह आपदा बन जाती है, उसके पीछे अमर्त्य सेन को हमको उद्धृत करना है। और उद्धृत करने के पश्चात जो हमारा आशावादी निष्कर्ष है वह आशावादी निष्कर्ष होना चाहिए। और वस्तुतः यह ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारी भारतीय संस्कृति में उद्घोषित है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, यह धरती हमारी माता है और धरती को माता के समान उपयोग करना है, ना कि शोषक बनकर उसका शोषण करना है। तो बहुत सी आपदाएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या जो और मानवीय आपदाएं हैं वह रुक सकती हैं। बहुत बहुत आभार। आपको अगर लगता है कि जो प्राकृतिक आपदा या हमारी जो निबंध की श्रृंखला है यह निश्चित रूप से आगे बढ़ने की योग है, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपके साथ और प्रतियोगी बंधु इससे लाभान्वित हों। धन्यवाद।